के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। तो हम कुछ ही मिनटों में अपने सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे और ये आपको एग्ज़ाम से पहले देख कर जाना है। यदि आपके पास आधा घंटा या 1 घंटा हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो हम सभी क्वेश्चनों को जल्द से जल्दी करने वाले हैं जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दे रखा है इसमें तो आपको इसमें दे रखा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है कि पोल बराबर ए, यानी कि ये आपका फार्मूला होता है पोल बराबर एरिया, समांतर एरिया के लगभग, ठीक है, रास्ते। तो यदि आपको लैप बाइंडिंग दे रखेगा तो आपके लिए पोल बराबर ए हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 4 बराबर 4, लेकिन ये डुप्लेक्स बोला है तो डुप्लेक्स के लिए इसमें 2 का गुणा कर देते हैं तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका 8। परंतु यदि आपको लैप बाइंडिंग ना देकर यदि वेब बाइंडिंग बोले तो उसमें आपका होता है P बराबर 2A, तो उसमें डायरेक्ट ही आपका P बराबर 2A होता है। यदि वेब बाइंडिंग बोलेगा तो 2A हो जाएगा और लैप बाइंडिंग बोलेगा तो 4 होगा, परंतु ये डुप्लेक्स बोला तो इसलिए इसमें 2 का गुणा हो रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, चलो देखते हैं आंसर क्या दे रखा है, तो 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि बाइंडिंग का किस प्रकार का परीक्षण दर्शाया गया है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन है आपके लिए लघु परिपथ परीक्षण, वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण और प्रतिरोध परीक्षण। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये दे रखा है आपको प्रतिरोध, ठीक है, रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध परीक्षण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ये प्रतिरोध परीक्षण। दूसरा है किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लिफ्ट परिपथ के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा लिफ्ट परिपथ। स्टेटर बाइंडिंग में शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक ग्राउलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक ग्राउलर, इसमें दे रखा है आंतरिक ग्राउलर। भारी भार को अचानक लागू करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संचय यौगिक मोटर यानी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में प्रचालन को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइमर। कौन सा हो जाएगा, टाइमर। VVVF का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका आंसर, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको दिख कर चले आना है। डैम्पर बाइंडिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा वार का। किसका, तांबा वार का। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुंजी मार्ग को ठीक करने के लिए, कुंजी मार्ग को ठीक करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंजी मार्ग को ठीक करने के लिए। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। आरेख दिए गए एसी सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, प्रतिकर्षण मोटर यानी कि रिपल्सन मोटर। कौन सा है, प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन मोटर। एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है। एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है, इसका आंसर है विकृति को कम करने के लिए।
तो कौन सा ऑप्शन इसका? ए, यानी विकृति को कम करने के लिए। लाइन समाप्ति पर कोने के स्तंभ के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकल इंसुलेटर। ठीक है, कौन सा? सेकल इंसुलेटर, जो कि इस टाइप का बना होता है, ये ऐसे बना होता है लगभग, मतलब ऐसे, इसमें ऐसे ऐसे होता है ये। चलिए, इसके लिए यानी आप ध्यान रखिएगा, लाइन समाप्ति के लिए आपको सेकल इंसुलेटर का प्रयोग करना है। ठीक है। एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है? एसी ड्राइव में आईजीबीटी का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है। मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है। चलिए आगे देखते हैं। एक आदर्श वोल्टेज में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ई बराबर 4.445 FT। चलो आगे देखते हैं। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 पोलों वाली एसी 3 फेज मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी? तो इसके लिए देखते हैं क्या होगा आंसर। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन निकालते हैं इसको, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि NS बराबर, यानी तुल्यकालिक गति बराबर क्या होता है? 120 F, यानी फ्रिक्वेंसी अपॉन पोल। तो आपको 120 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50 अपॉन ये कितना दे रखा है? 6 पोल दे रखे हैं। कितने? 6 पोल। तो 6 से हम इसको काट देंगे कितने बार? 2 बार। और 2 से इसे काटेंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 1000 आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1000। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है? 1000। इसके लिए फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया है, NS बराबर 120 F अपॉन P, जो कि ये RPM में आपको वैल्यू निकाल कर देता है RPM में। ठीक है, अगर RPM में वैल्यू दे रखेगा तो ये, अगर आपको RPM ना देकर अगर दूसरा देता है N यानी RPS दे रखा है, तो उसमें आप 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, जो संख्या आएगी उसमें 60 से भाग देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा RPS में। अभी फिलहाल ये RPM में पूछा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। DC मोटर में बलागुण के समानुपाती कौन सा है? तो DC मोटर में बलागुण के समानुपाती कौन सा है? आर्मेचर करंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मेचर करंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन सा रिले बिजली कट जाने के बाद भी अपने संपर्कों को उसी स्थिति में रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैचिंग रिले। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैचिंग रिले, यानी ऑप्शन नंबर डी, लैचिंग रिले। सिंक्रोस्कोप का उपयोग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा समानांतर के लिए सही क्षण का संकेत दे, यानी ऑप्शन नंबर डी, समानांतर परीक्षण के लिए सही क्षण का संकेत दे। चित्र में दिखाए गए एसी सिंगल फेज मोटर नियंत्रण गति का मान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा टैप्ड फील्ड विधि। टैप्ड फील्ड विधि, इसका आपको ये चित्र याद कर लेना है। किसका? ये टैप्ड फील्ड विधि का। टैप्ड फील्ड विधि आपके लिए बस जल्दी से जल्दी मैं सभी क्वेश्चनों को रिवाइज करा रहा हूँ। दो अल्टरनेटरों के समानांतर प्रचालन की डार्क लैंप विधि में तीनों लैंप कब बुझ जाते हैं? यानी तीनों लैंप कब बुझ जाते हैं? दो अल्टरनेटरों के समांतर प्रचालन की डार्क लैंप विधि में तीनों लैंप कब बुझ जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, यानी वोल्टेज और आवृत्ति बराबर हैं। चित्र में दी गई डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? तो इसके लिए क्या नाम होगा? आर्मेचर डायरेक्टर विधि। आर्मेचर डायरेक्टर विधि। यदि ये तो आपको आर्मेचर डायरेक्टर विधि का दे रखा है। यदि आपको ऐसा दे रखा है कि सभी की दिशा एक साइड में, तो वो आपका
कम्यूलेटिव हो जाता है, और डिफरेंशियल दिशा साइड में होता है तो वो आपको डिफरेंशियल हो जाता है। चलो आगे देखते हैं, आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, यानी कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ड्रॉप को कम करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर वोल्टेज को ड्रॉप को कम करने के लिए। वोल्टेज और एम्पियर घंटे की गणना यदि समांतर में जुड़े हों तो 4 सेल रूप में रेटित किए गए हैं। तो इस जिसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, अगर ये समांतर की बात करता है तो इसके लिए जो वोल्टेज है वो तो वोल्टेज 1.5 वोल्टेज ही रहेगा, ये आपका क्या रहेगा 1.5 वोल्टेज रहेगा, परंतु ये आपका जो 8 एम्पियर हॉर्स पावर जो दे रखी है ये आपका क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाता है इसका आंसर। तो 8 गुणा 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32, यानी कि इसमें जो आंसर 1.5 और 32 होगा वही हमारा आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। चलो देखते हैं आंसर, देखिए यही है। डीसी मोटर के ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, वोल्टेज माइनस LA/RA वोल्ट्स, यानी कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक इंडक्शन मोटर के अर्थ कनेक्शन के प्रतिरोध की जांच किस रखरखाव अनुसूची में की जानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा वार्षिक, यानी एक इंडक्शन मोटर के अर्थ कनेक्शन के प्रतिरोध की जांच किस रखरखाव अनुसूची में की जानी है, तो वो है वार्षिक, यानी उत्तर हो जाएगा ईयरली। जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है, ऑसिलेटर में फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, तो इसका नाम क्या है, दूसरे हार्मोनिक विरूपण रद्द करने के लिए, सिग्नल को रिसीव करने के लिए, विरूपण रद्द करने के लिए, सिग्नल को उत्पन्न करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक सिग्नल को 180 से फेज शिफ्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी, सिग्नल को 180 फेज से शिफ्ट करने के लिए। एक सक्रिय घटक कौन सा है, तो इसमें एक सक्रिय घटक कौन सा है, तो वह ट्रांजिस्टर, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ट्रांजिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए। 3 फेज प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, 3 फेज के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है, यानी 3 फेज, यदि आपका 3 फेज की बात होगा, 3 फेज यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर या 3 फेज इंडक्शन मोटर इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किसका किया जाता है, तो मेगर का, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी हाई रेजिस्टेंस मापने का कार्य करता है मेगर। जर्मेनियम की तुलना में अधिकांश अर्धचालक उपकरण सिलिकॉन से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उच्च बाधा वोल्टेज होता है, ऑप्शन नंबर क्या है इसका बी, उच्च बाधा वोल्टेज। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी यूजेटी का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ऑप्शन नंबर ए, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। चित्र में दिखाए गए नियंत्रण पैनल वायरिंग में प्रयुक्त वायरिंग सहायक उपकरण का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका DIN रेल, ठीक है, DIN रेल, यानी रेल की पटरियाँ के आकार का है, तो ये आपका क्या हो जाएगा DIN रेल, यानी रेल की आकृति का, रेल की पटरियाँ एक तरह का, तो रेल आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, उस सब स्टेशन का नाम क्या है जिसके सभी उपकरण स्टेशन भवन के भीतर स्थापित किए जाते हैं, तो भवन के यानी अंदर की बात होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इंडोर सब स्टेशन होता है इसका आंसर, जो कि भवन के अंदर की बात होती है, ठीक है। डीसी स्टार्टर के प्रारंभिक प्रतिरोध के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है,
तो डीसी स्टार्ट के लिए उपयोग किया जाता है इसमें यू रेखा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यू रेखा। अब देखते हैं इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है। तो इंडक्शन मोटर के रोटर में इंडक्शन कैसे प्राप्त होता है? तो ये आपका स्टेटर और रोटर की ट्रांसफर क्रिया द्वारा। किसी प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग निरंतर गति ड्राइव करने के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी डीसी शंट मोटर। किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग निरंतर गति ड्राइव के लिए किया जाता है? निरंतर गति ड्राइव के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डीसी शंट मोटर। डीसी जनरेटर में वेव बाइंडिंग की विशेषता क्या है? तो डीसी जनरेटर में वेव बाइंडिंग की विशेषता क्या है? कम धारा उच्च वोल्टेज। 3 कला मोटर में बाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है? तो 3 फेज के लिए आपका कोण क्या होता है? तो 120 डिग्री आपका कोण होता है 3 फेज की बाइंडिंग के बीच। किसी गतिमान वस्तु के विरुद्ध बल की दिशा क्या है? तो इसका आंसर है वस्तु के विपरीत। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो संपर्क सतहों पर। भागों के चारों ओर लगातार लुब्रिकेंट तेल छिड़कने के लिए रिंग ऑयलर के साथ कौन सी स्नेहक प्रणाली प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लेश फील्ड प्रणाली। 0.24 के घर्षण गुणांक के साथ 20 kg की वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल क्या हुआ? तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? 4 यानी इसका गुणा हो जाएगा F इंटू kg, F इंटू एस। इसका फार्मूला आपने देखा ही होगा, आवश्यक बल यानी बल बराबर बल क्या है? तो इसका आंसर ये हो रहा है, याद कर लेना, ये तो आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ये पूरे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही मिलने हैं, कोई इसमें फार्मूला याद नहीं करना है, बस आपको याद कर लेना है कि यदि ऐसा आता है तो उसका 4.8 kg हो जाएगा, ठीक है। उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर का सारा भार केंद्रित होता है? तो उसका नाम क्या है? गुरुत्व केंद्र। उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर का पूरा भार केंद्रित होता है? गुरुत्व केंद्र। निम्न में से किस ज्यामितीय आकृति का गुरुत्व केंद्र उसके आधार से उसकी ऊंचाई के एक होता है? त्रिभुज का। इसे देखते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन और सामान्यतः उपयोग की जाने वाली प्रतीक को पहचाने। यानी माइक्रोफोन का कौन सा है इसमें? तो माइक्रोफोन का कौन सा है? बी। माइक्रोफोन का कौन सा है इसका आंसर? बी इसका माइक्रोफोन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, ये आपका स्टार्ट हो गया किसका? यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का भाग स्टार्ट हो गया है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब देखते हैं, मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है मोटर को चालू बंद करने के लिए किसका किया जाता है? स्टार्टर का। हम क्या क्या प्रयोग करते हैं? स्टार्टर। सिंगल पोल एमसीबी कौन सी है? तो दोस्तों पोलों की बात करें तो आपकी ये सिंगल पोल हो जाएगी, ये डबल पोल है, और आपकी ये इसके 3 पोल हैं इस वाली के, और इस वाली के 4 पोल हैं, यानी इनको गिनेंगे तो इसी को हम पोल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सिंगल पोल की बात बोल रहा है ना, सिंगल पोल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगल पोल। अच्छा, स्वचालित आयरन में गर्मी कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर थर्मोस्टेटिक स्विच। गेट का नाम क्या है? तो इस गेट का नाम क्या होगा? एंड गेट, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि यदि इस प्रकार का है तो ये आपका नॉट गेट हो जाएगा, और यदि इस प्रकार है और ये एंड गेट हो जाएगा। यदि इसमें यहाँ 0 लग गया तो ये नैंड गेट हो जाएगा, और यदि ये इस प्रकार का है तो और गेट हो जाता है। देखिए इस पर क्या हो जाएगा? एंड गेट हो जाएगा इसका आंसर। बॉल पिन हैमर कौन सा है? तो बॉल पिन हैमर कौन सा है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, बॉल पिन हैमर। यानी एक तरीक़ा से ऐसे मान लीजिए कि किस हैमर के ऊपर बॉल बनी हुई है, आपको ये ट्रिक से याद कर लेना है। बॉल पिन यानी किसके ऊपर बॉल बनी हुई है, तो बॉल पिन हो जाएगा। तो चलिए अब ये हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यानी ऑप्शन नंबर डी। डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसने ज्ञात किया था? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। एक डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? तो इसका आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग करंट को सीमित करें। भारी भार के अचानक अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर उपयोग की जाती है? तो भारी भार को अचानक प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? संचयी यौगिक मोटर यानी कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप गति गणना करने का सूत्र क्या है? तो ये आपका NS यानी NS माइनस R यानी स्लिप बराबर NS माइनस NR। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 पोल वाले 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी? तो इसमें भी आंसर इसका अभी हमने आपको फिजिकल करके दिखाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा NS बराबर NS बराबर 120 F इंटू पोल। NS बराबर 120 इंटू पोल यानी कि NS आपका यहीं रहेगा बराबर 120 F। कितना दे रखा है? 50 हर्ट्ज और पोल यानी 6। इससे ये कट जाएगा तो कितना बार कटेगा? 2 बार। और ये कितना हो जाएगा? 5×1000। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं रोटर साइड के 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैस्केड संचालन। रोटर साइड से 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो कैस्केड संचालन। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? रोटर, रियोस्टेट और स्टार्टर। मोटर सर्किट में थर्मल ओवरलोड रिले का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मोटर को ज़्यादा गर्म होने और ओवरलोड होने से बचाना। फूड मिक्सर में किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। एकल चरण मोटर को सेंट्रीफ्यूगल स्विच कार्य क्या है? मोटर की गति को प्राप्त करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडर को तोड़ना। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर सुधार उपकरण। सिंक्रोनस मोटर में उपयोग किए जाने वाले डैम्पर्स का उद्देश्य क्या है? मोटर को शुरू करने के लिए। अल्टरनेटर को कैसे रेट किया जाता है? तो KVA यानी अल्टरनेटर किस में मापा जाता है? तो किलोवोल्ट एम्पियर में। KVA आंसर हो जाएगा इसका। एक कंट्रोल पैनल में कौन सा उपकरण ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। कंट्रोल पैनल में तापमान को महसूस करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है थर्मिस्टर। किस लॉजिक गेट का आउटपुट 1 होता है केवल जब उसके सभी इनपुट 1 होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एंड गेट। SCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी SCR का पूर्ण रूप क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ओवरहेड लाइन इंसुलेटर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ओवरहेड लाइन इंसुलेटर बनाने के लिए पोर्सिलेन का प्रयोग किया जाता है। ओवरहेड लाइन में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है? तो इंसुलेटर को पकड़ने के लिए। डीसी जनरेटर के पोल शू लैमिनेटेड क्यों किए जाते हैं?
भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, यानी एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभेदक यौगिक जनरेटर, यानी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। थ्री फेज 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल क्या कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैंडल को रन स्थिति में पकड़ना। इलेक्ट्रिक ट्रेनों में डीसी सीरीज मोटर की किस नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फील्ड डायवर्टर विधि का। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन और ग्रेफाइट। थ्री फेज प्रेरण मोटर में प्रेशर स्लिप रिंग गणना ज्ञात करने के लिए 180 आरपीएम और वास्तविक इतनी है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग ज्ञात करने की तुलना गति इतने आरपीएम है। तो इसका आंसर होगा 4%। आपको याद कर लेना है, यदि आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको याद कर लेना है ये 4%। स्लिप रिंग मोटर के लिए रोटर रियोस्टेट स्टार्टर का उद्देश्य क्या है? स्टार्टिंग करंट और टॉर्क बढ़ाना। थ्री फेज प्रेरण मोटर को घुमाने के लिए किस दाम बदली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा किन्हीं दो फेजों आपस में बदलकर। 20 HP गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर में स्टार्टर उपयोग किया जाने वाला है, यानी कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। आंसर क्या होगा? स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर। यदि स्क्वायरल केज पिंजरा मोटर में रोटर बाहर से खुले हों तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोटर गुनगुनाहट के साथ धीमी धीमी चलेगी। किस सिंगल फेज मोटर में उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अब केंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब मोटर 75% गति तक पहुंच जाए तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना। अल्टरनेटर के उस भाग का नाम क्या है जो उत्तेजन धारा प्रदान करता है? तो उत्तेजक। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर बाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो मोटर को शुरू करने के लिए। किस स्थिति में एक सिंक्रोनस मोटर अग्रगामी पावर फैक्टर साथ चलती है? तो ओवर एक्साइज। एक ट्रांसफार्मर ब्रीदर क्या कार्य है? तो इसका कंजर्वेशन में प्रवेश करने वाली हवा को नमी फिल्टर करना। नमी सोखने के लिए ब्रीदर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सिलिका जेल। कंट्रोल पैनल में किस उपकरण सर्किट का ओवरहेड सर्किट बचाया जाता है? यानी कंट्रोल पैनल में कौन सा उपकरण सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? तो एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आपको मिनिएचर सर्किट की फुल फॉर्म याद करनी है, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। कंट्रोल पैनल में कंडक्टर का क्या उद्देश्य है? तो भारी लोड सर्किट को दूर से स्विच करना। यूजेटी का पूर्ण रूप क्या है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी ए। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक नियंत्रक स्विच के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। SCR में G टर्मिनल क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर है गेट। किस लॉजिक गेट को यूनिवर्सल गेट के रूप में जाना जाता है? तो नैंड गेट को यूनिवर्सल रूप में जाना जाता है। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का उद्देश्य क्या है? तो लीकेज करंट को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए एक रास्ता प्रदान करना। अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? तो क्लीट वायरिंग। घरेलू पानी में पंपों में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो घरेलू पानी के पंपों में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? संधारित्र प्रारंभ मोटर। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? तो ज्योति तीव्रता की कैंडला। एक ट्रांसफार्मर में बुखुज रिले का उद्देश्य क्या है? तो शॉर्ट सर्किट जैसे आंतरिक दोषों से सुरक्षा। कौन सा बिजली संयंत्र अधिक कुशल है? तो इसका आंसर है पन बिजली संयंत्र। उच्च वोल्टेज 11 kV के लिए जमीन के ओवरहेड लाइनों की न्यूनतम ऊर्ध्वाधर निकासी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 फीट, यानी
आपको याद कर लेना 20 फीट। IGBT का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इंसल्टेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। DC को AC में बदलने के लिए किस कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है, तो यह आपका है इन्वर्टर, यानी DC को AC में क्या बदलता है, इन्वर्टर। एक सिंक्रोनस मोटर में V वक्र किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर करंट और फील्ड। पिन प्रकार के इंसुलेटर में प्रथम सामग्री क्या है, तो पोर्सिलेन या चीनी मिट्टी। कौन सा नियम कहता है कि प्रेरित EMF की दिशा ऐसी होती है कि वह उसका उत्पादन करने वाले किसी भी कारण का ही विरोध करती है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा लेंज का नियम। स्टार्टिंग के समय प्रेरण मोटर की स्लिप का मान क्या होता है, तो 1। स्टार्टिंग के समय प्रेरण मोटर की स्लिप का मान क्या होता है, 1। मोटर वाइंडिंग के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, मोटर वाइंडिंग के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपयोग किया जाता है, तो मेगर का। मोटर स्टार्टर को नो लोड कॉइल NVC का प्रथम कार्य क्या है, तो आपूर्ति विफलता का या कम वोल्टेज सुरक्षा। निम्न में से कौन सी AC मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है, तो 3 फेज प्रेरण मोटर। एक ट्रांसफार्मर में तेल के दो मुख्य उद्देश्य क्या हैं, तो इंसुलेशन और शीतलन। कौन सा उपकरण सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो फोटोवोल्टिक सेल। अल्टरनेट को कैसे रेट किया जाता है, अल्टरनेटर को कैसे रेट किया जाता है, तो KVA में। आमतौर पर भूमिगत सेवा कनेक्शन के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है, तो वक्तरबंद केबल, यानी ऑप्शन नंबर बी। 2 पोल और 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की तुल्यकालिक गति क्या है, तो ये आपको निकाल लेना है, यानी कि NS बराबर 120 F अपॉन पोल, तो पोल कितने 2 इंटू 50 फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, 50 फ्रिक्वेंसी है, इसे हम काट देंगे कितने बार, 60 बार हो जाएगा, और 56 30, यानी कि 3000 RPM इसका आंसर आना चाहिए, 3000 RPM। यूनिवर्सल मोटर का कौन सा घटक मुख्य रूप से इसके उच्च स्टार्टिंग टॉर्क को जिम्मेदार है, तो इसका आंसर है सीरीज फील्ड वाइंडिंग। औद्योगिक अनुप्रयोग में AC ड्राइव क्या है, AC मोटर की गति को नियंत्रित करने वाला उपकरण। बायोगैस का मुख्य ज्वलनशील घटक क्या है, तो आंसर होगा CH4 यानी मीथेन। किस वायरिंग प्रणाली में मरम्मत परिवर्तन सबसे कठिन है, तो कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। एक कंट्रोल पैनल में टाइमर रिले का क्या कार्य है, ऑपरेशन से पहले एक पूर्व निर्धारित समय की देरी प्रदान करना। अधिकांश छत के पंखों में किस प्रकार की एकल फेज का उपयोग किया जाता है, अधिकांश छत में पंखों में किस प्रकार की एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है, तो स्थायी संधारित्र मोटर। तो दोस्तों यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे पर्सनल नोट नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में देखते हैं जोड़ने के लिए। तो आपके पास यदि 1 घंटा हो तो आप जल्दी से जल्दी इसको रिवाइज कर जाइए और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, DC जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि 4, मशीन में गर्म हवा डालना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्व उत्तेजित DC जनरेटर में विशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वोल्टेज निर्माण। DC मशीन में कौन से 2 बिंदु जो ब्रश संपर्क को मापते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। तो दोस्तों ये हमारी ट्रेड थ्योरी चल रही है, अभी आगे देखते हैं। DC जनरेटर के वोल्टेज निर्माण में विफल होने का
क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि क्षेत्र प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शंट जनरेटर। यदि लोड बढ़ता है तो डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्मेचर प्रक्रिया प्रभाव के कारण। तो 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि लोड बढ़ता है तो डीसी शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है आपका 7वां। क्या कह रहा है ये? अवशिष्ट चुंबकत्व के प्रभाव से किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा यानी कि 4। कौन सा हो जाएगा? अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो अब चलते हैं आगे क्या कह रहा है? जैसा कि 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसा कि सर्किट में दिया गया जनरेटर का नाम क्या है? तो इस जनरेटर का नाम बताना है। क्या है इस जनरेटर का नाम? तो इसका नाम क्या है आपका? 8वां क्वेश्चन का नाम है आपका ए यानी डीसी शंट जनरेटर। जैसा कि सर्किट में दिया गया है जनरेटर का नाम क्या है? तो इस जनरेटर का नाम बताना है। क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो दोस्तों लॉन्ग शंट कैसा होता है? जैसे कि आपको ये कॉइल दे रखी है और ऊपर वाली कॉइल ये सभी को जोड़कर मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरे को जोड़ रही है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? लॉन्ग कहलाएगी। आगे क्वेश्चन हमारा 10वां क्या कह रहा है? यदि वीटी टर्मिनल वोल्टेज ईजी उत्पन्न ईएमएफ तो डीसी शंट जनरेटर के लिए फील्ड करंट आरएस का सूत्र क्या होगा? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए बराबर यानी कि ये वाला आई एस बराबर वी टी अपॉन आर एस। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीसी जनरेटर की दक्षता का फॉर्मूला क्या है? तो डीसी जनरेटर की दक्षता का फॉर्मूला क्या है? माइनस लॉसेस। किस हानि को ताम्र हानि कहा जाता है? तो 12वां क्वेश्चन कह रहा है किस हानि को ताम्र हानि कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परिवर्तनीय हानि। डीसी जनरेटर की अधिकतम क्षमता के लिए क्या शर्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी परिवर्तनीय हानियाँ निरंतर हानियाँ के बराबर। तो ये बताना है इस प्रतीक का नाम क्या है? तो इस प्रतीक का नाम क्या है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि डीसी टू तार स्थानांतरित चुंबक जनरेटर। तो ये जनरेटर का साइन होता है। आगे क्वेश्चन है 15वां। क्या कह रहा है? डीसी मोटर के ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? तो डीसी मोटर के बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ईवी वी माइनस IA वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए3 यानी कि बाहरी ग्राउलर। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण के लिए किया जाता है तो बाहरी ग्राउलर। ये कह रहा है थ्रेड थ्योरी चल रही है आपकी। चित्र में दी गई डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आर्मेचर डाइवर्ट विधि। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है?
तो डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एन बराबर के ईवी अपॉन एफ फाई। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूर्णन दिशा को निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। डीसी आर्मेचर यानी डीसी मोटर में, तो आपको पता है डीसी मोटर तो आपको बाहिने हाथ का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं अब 19 का आंसर क्या है आपका, और 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। आपको पता है जनरेटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के जनरेटर में दाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है जनरेटर में, और मोटर में बाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए डीसी मोटर का नाम क्या है। तो आपको इस डीसी मोटर का नाम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डीसी शंट मोटर। कौन सा नियम डीसी मोटर में आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा इंगित करता है। तो धारा की दिशा क्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि फ्लेम के बाएं हाथ का नियम। यानी मोटर के लिए आपको सिर्फ बाएं हाथ का ही प्रयोग करना है, बाद बाकी वो सभी जनरेटर में दाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है। डीसी शंट मोटर द्वारा लिए गए आर्मेचर धारा की गणना करने का फॉर्मूला क्या है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये वाला आई ए बराबर वी ई माइनस ई वी अपन आर ए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, डीसी मोटर का प्रकार है। तो डीसी मोटर का प्रकार क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की गणना करने का फॉर्मूला क्या है। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E3, यानी कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईवी बराबर 5 ZNP अपॉन 60A। उपकरण का नाम क्या है, इसका नाम बताना है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बाहरी ग्राउलर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाहरी ग्राउलर। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या होगा। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो बाइंडिंग का नाम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शॉर्ट कार्डेड बाइंडिंग। डीसी चार्टर पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें। डीसी मोटर को चालू करने के लिए स्टार्ट की आवश्यकता क्यों होती है। तो डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट की आवश्यकता क्यों होती है। तो आर्मेचर करंट को कम करें, यानी कि ये आर्मेचर कम करंट करता है। कौन सी कुचालक सामग्री बी के कुचालक की है। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइबर ग्लास, यानी कि 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। श्रेणी एफ इंसुलेशन का स्वीकार्य तापमान क्या होता है। तो श्रेणी एफ इंसुलेशन का स्वीकार्य तापमान क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस। किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग निरंतर गति से ड्राइव करने के लिए किया जाता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A2, यानी कि डीसी शंट मोटर। कौन सी मोटर भारी प्रारंभिक टॉर्क को उच्च त्वरण दर के लिए उपयुक्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डीसी श्रेणी मोटर। उसके लिए देखते हैं, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गतिशील संतुलन, यानी 2। डीसी स्टार्ट्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूरेका। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ए।
निम्नलिखित दिखाए गए अनुसार किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग दर्शाई गई है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। दिए गए चित्र अनुसार आर्मेचर के लिए कौन सा ग्रोलर परीक्षण किया गया है? तो इसमें आपको परीक्षण बताना है कौन सा ग्रोलर परीक्षण किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खुली कुंडल परीक्षण। अभी आपका ट्रेड थ्योरी चल रहा है। कंप्यूटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर तेज चमक क्यों उत्पन्न कर रहा है? तो गुणन की गलत दिशा के कारण। दोस्तों वैसे इसका आंसर ये है, परंतु यदि आपको निमी जो ITI से बोर्ड है वो आपको इस चीज़ को मानता है, यानी घूर्णन की गलत दिशा, तो हम इसी को ही टिक करेंगे, घूर्णन की गलत दिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा A3, घूर्णन की गलत दिशा। अब देखते हैं आगे 38वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलती हुई DC मोटर में प्रेरित EMF की सहायता करने की क्रिया है लागू होती है। तो इसका आंसर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी लागू वोल्टेज का प्रतिरोध ज्ञात करता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है क्या? वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो आपको A-B का होल स्क्वायर का सूत्र बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है A² प्लस B² माइनस के 2AB। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो देखिए अब ये कहाँ मिलता है आपका, यानी कि -2AB, A² प्लस B² माइनस 2AB। तो ये आपका किस में? ये आपका फर्स्ट में ही है, A² प्लस B² माइनस 2AB। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए। अब चलते हैं आगे क्या कह रहा है? A इंटू A⁴ A⁴ इंटू A⁴ का मान क्या होगा? तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 10, A⁻10। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कौन सा प्रतिबल है? तो इसमें आपको कौन सा प्रतिबल बताना है। तो कौन सा प्रतिबल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कर्तन प्रतिबल। विकृति की इकाई क्या है? तो विकृति की इकाई आपको बतानी है। क्या है विकृति की इकाई? तो इसका आंसर हो जाएगा A4, यानी विकृति की कोई इकाई नहीं होती है। लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है? तो आपको पता है लंबाई को L द्वारा दर्शाया, DL द्वारा, यानी लंबाई परिवर्तन। अगर लंबाई की बात करेगा तो L होता है, परंतु लंबाई में परिवर्तन बता रहा है तो लंबाई में परिवर्तन क्या होता है आपका? DL। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा DL। अब देखते हैं आगे SP का विस्तृत रूप क्या है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका A3, यानी कि सेलिंग प्राइस। SP हमारा होता है सेलिंग प्राइस, CP होता है हमारी कॉस्टिंग प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस और जी सेलिंग प्राइस। तो चलो चलते हैं आगे। ये कह रहा है दिए गए प्रतीक को पहचाने। तो ये किसका प्रतीक है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि 45 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि AC, जो कि AC हमारा ऐसे चलता है, DC ऐसे चलता है। तो हमारा किसका ये? AC। तो आंसर हो जाएगा हमारा AC। ठीक है, 45 का आंसर A1। अब चलते हैं आगे क्या कह रहा है? इस गेट का नाम बताइए। तो इस गेट का नाम क्या है? इस गेट का नाम है आपका NAND गेट। ठीक है, यदि इस प्रकार का गेट है तो आपका ये नॉट गेट हो जाएगा। अगर इस प्रकार का गेट देखिए, अगर ये गेट है तो आपका ये नॉट गेट हो जाएगा, और यदि ये गेट है तो ये आपका NAND गेट हो जाएगा, और यदि ये गेट है जैसे ये बना हुआ है ऐसे, तो ये आपका NAND गेट हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यानी NAND गेट। तो ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4, NAND गेट। अब चलते हैं आगे।
डायोड कौन सा है, तो इसमें डायोड बताना है। डायोड क्या होता है, जो कि हमारा धारा को, यानी डायोड क्या होता है, डायोड क्या बोला है, सॉरी फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है आपका, जो विद्युत प्लेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सॉरी प्रकाश जो प्लेट होती हैं उसको हम क्या करते हैं, यानी कि सीधी डायरेक्ट इस पर प्रकाश की लाइट आए, तो वही हमारा क्या होता है, फोटो डायोड कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा प्रकाश आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कितना नंबर 47 का, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोटो डायोड होता है जो प्रकाशीय ऊर्जा को ऑब्जर्व करता है। निम्न में से कौन एसी अमीटर है, तो आपको पता है ये आपका एसी अमीटर हो जाएगा, जो कि ए आपका चिन्ह है और ये एसी हो जाएगा। उसके बाद ये वोल्ट मीटर हो जाएगा, ये हर्ट्ज हो जाएगा, ये ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला। अब चलते हैं आगे, ये पूछ रहा है कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है। तो आपको पता है डीसी मोटर क्या होता है, यानी ये तो आपको एसी मोटर हो गया, जो कि वेरिएबल टाइप से चलता है, नहीं बदलता हुआ, और ये आपका डायरेक्ट चलता है ऐसे, तो डायरेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, ये कह रहा है 250 वोल्टेज से कम वोल्टता कहलाती है, तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या कहलाती है, लो टेंशन लाइन, यानी कि 250 वोल्ट से कम वोल्टता वाली लाइन क्या कहलाती है, लो टेंशन लाइन, यानी एलटी। मानसिक और शारीरिक गतिविधि, अब चलते हैं, अब हमारा स्टार्ट हो जाता है क्या, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, वो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टार्ट हुआ था बीच में, 2-4 कितने क्वेश्चन थे, उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल स्टार्ट हुआ है। अब चलते हैं मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कौन हमारी मदद करता है, तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हॉबीज। एक अच्छे बायोडाटा के लिए जिन महत्वपूर्ण कारकों की जांच की जानी चाहिए वे हैं, तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वर्तनी व्याकरण संबंधी गलतियों को मुक्ति जानकारी। अब चलते हैं आगे 53 में। 53 क्या बोलता है, उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। रोल मॉडल्स पीपल टू फॉलो देन, तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए3, यानी कि इंस्पायर। किस स्थान की परिस्थितियाँ जो किसी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार और विकास को प्रभावित करती हैं कहलाती हैं, तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए2, यानी कि पर्यावरण। किस तरह के व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार और उपलब्धियों और नेतृत्व के उदाहरण होते हैं, तो कस्टम सर्विस एग्जीक्यूटिव, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, रोल मॉडल या सेल्स सुपरवाइजर, तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रोल मॉडल। रिक्त स्थान को उचित शब्द में हालांकि एक सार्थक शब्द बन सके, तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए2, यानी कि इज नेक्स्ट टू। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सार्थक अंक चुनें, तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हेल्प्स। रिक्त स्थान को उचित स्थान भरें ताकि एक सार्थक अंक बन सके, तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आइडेंटिफाइड इंटरव्यू। मिस कम्युनिकेशन संचार में हो सकता है, तो मिस कम्युनिकेशन संचार में हो सकता है, तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए2, यानी कि गलतफहमी पैदा करने में। प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है, तो 60, ऑप्शन नंबर ए3, यानी कि ध्यान से सुनना और बात करना। यानी प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है, सुनते रहना गलत बात है, बोलते रहना ये भी गलत बात है, ध्यान से सुनना और बात करना। 61वां क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेस यानी तनाव क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी हताश और निराश की भावनाएं। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास होता है, तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए3,
यानी कि बहुत सारे सकारात्मक गुण। औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी 63 का आंसर हो जाएगा सेल्फ इंट्रोडक्शन। रिज्यूम शब्द फ्रेंच भाषा से आया है, इसका अर्थ क्या है? तो रिज्यूम मतलब होता है संक्षेप में, यानी समरी। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बायोडाटा में से क्या शामिल होता है? तो बायोडाटा में क्या शामिल होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी संपर्क जानकारी, शैक्षिक जानकारी, विवरण, कौशल, अनुभव। नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर को माध्यम से पढ़ना आसान होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A2, यानी कि टेक्स्ट को छोटे छोटे पैराग्राफों में विभाजित कर। बायोडाटा तैयार करने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम है। तो 67 का आंसर हो जाएगा A2, यानी एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। बायोडाटा की समीक्षा करते समय किस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? तो 68 का आंसर हो जाएगा A4, यानी कि नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यता पर प्रकाश डालना। नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर में महत्वपूर्ण जानकारी उल्लेख होना चाहिए। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A3, यानी कि भूमि के लिए उपयुक्त उपकरण। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियमों के एक सेट के बाद ऑफिशियस कम्युनिकेशन, यानी ऑप्शन नंबर 2। 71 में A4, निम्न में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक फॉर्मूला परिचय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? 71 का ऑप्शन नंबर 4, यानी सुप्रभात, अवसर देने के लिए धन्यवाद। फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है? मिस्त्री का संदेश भेजना, व्हाट्सएप संदेश भेजना, प्रबंधक को लिखना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अपने प्रबंधक को ईमेल लिखना। नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि किसी प्रश्न को सुना या समझा नहीं पाते तो क्या कहेंगे? क्षमा करें, मुझे समझ नहीं आया, कृपया आप अपना प्रश्न पत्र दोबारा दोहरा सकते हैं। अरे क्या तुम दोहरा सकते हो? मैं हो गया हूँ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 74 का क्या कह रहा है। नौकरी के लिए साक्षात्कार दौरान नियुक्त में से कौन सी प्रतिक्रिया अच्छे फॉर्मल कम्युनिकेशन को दर्शाती है? मैं बहुत अच्छी चीज़ों से बहुत अच्छा हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे टॉप 3 कौशल, प्रारंभिक टीम वर्क, ध्यान देना। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। 75 में क्या कह रहा है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? तो इसका ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट और बाहर से कैजुअल कन्वर्सेशन। तो इस 75 का आंसर हो जाएगा A3। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट PDF। तो लास्ट PDF में हमारा स्टार्ट होता है ट्रेड थ्योरी। तो चलिए, ये कह रहा है किस मोटर में यह विशेषता वक्र है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है? तो ये किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि संचयी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? संचयी यौगिक मोटर। चलिए अब देखते हैं आगे। चित्र में दिखाए अनुसार DC श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षेत्र समांतर विधि। कौन सी DC मोटर पूर्ण भार सीमा के साथ काम करने के लिए डिजाइन की गई है? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विभेदित यौगिक मोटर, यानी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। आपको याद करना है। कहाँ DC मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार गति नियत हो। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है? तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
संचयी यौगिक मोटर्स यानी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर्स। खाद्य मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाइंडिंग में टैप उद्देश्य क्या है? तो बाइंडिंग में टैप उद्देश्य क्या है? तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कंडक्टर लपेटें। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में ऑपरेशन क्या है? तो रिवाइंडिंग प्रक्रिया में ऑपरेशन क्या है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी बेजिस को अठाना। तो ये इसको उठाते हैं हथौड़ी से। उसके बाद चित्रों में दिखाए अनुसार किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग दर्शाई गई है? तो ये किस प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग दर्शाई गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रगतिशील लैप बाइंडिंग। प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? तो ये आपको बताना है ये किस प्रकार का परीक्षण चित्र किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 2 यानी कि लघुपथित कुंडल परीक्षण यानी शॉर्ट कॉइल टेस्ट। किस प्रकार के बाइंडिंग पर तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को बाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीवीसी कवर प्रकार। डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर धारा की दिशा बदलना बेहतर क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। 13 का आंसर है डीसी कंपाउंड मोटर चलाने के दौरान 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रारंभिक प्रतिरोध खुल जाए तो क्या होगा? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोटर बंद हो जाएगी। 14 का आंसर क्या कह रहा है? 4 पोल डीसी मोटर के आसन्न ध्रुवों की विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त की जाती है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि धारा को विपरीत दिशा में प्रवाहित करके। शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4A यानी कि ये हो जाएगा शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर की सुरक्षित रखें। 16 का आंसर क्या है? गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी शंट मोटर की निर्धारित गति से कम गति प्रदान करती है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्मेचर नियंत्रण विधि। उसके बाद गति नियंत्रण की कौन सी विधि डीसी श्रृंखला मोटर को रेटेड गति से कम गति प्रदान करती है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आर्मेचर डायवर्टर विधि। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में स्टार्टिंग के समय सीरीज फिल्म शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि घूर्णन की उच्च दिशा बनाए रखने के लिए। किसी डीसी मोटर को अलग अलग भार के तहत स्थिर गति से संचालित किया जा सकता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि संचयी लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में न तो बोल्ट कॉइल को कैसे जोड़ा जाता है? यानी डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉइल को कैसे जोड़ा जाता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा यानी कि 4 यानी कि शंट क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ। डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतिविधियों को प्राप्त करने के लिए किस नियंत्रण गतिविधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का A4 यानी कि वर्ल्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल विधि। 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है?
तो 22 का आंसर हो जाएगा 4, यानी कि फील्ड खुलने पर मोटर की सुरक्षा के लिए। किसी कंपाउंड मोटर की विशेषता में परिवर्तन किए बिना उसके डोर को बदलने का बेहतर तरीका क्या है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्मेचर करंट की दिशा बदलना। 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल का उद्देश्य क्या है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये है, क्या है, बिजली गुल होने पर मोटर के डिस्कनेक्ट करने के लिए। कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक असमान बदलाव करता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा 4, यानी कि वर्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। किस प्रकार की डीसी आर्मेचर बाइंडिंग में फ्रेंच पिच बैक पिच, यानी किस प्रकार की डीसी आर्मेचर बाइंडिंग में फ्रेंच पिच बैक पिच से अधिक होती है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग। प्रतिगामी तरंग बाइंडिंग के लिए औसत पिच YA गणना के लिए आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट की संख्या 7 और प्रयुक्त द्रव संख्या की संख्या 2 है। तो इसका आंसर बस आपको रट लेना है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 6। वार्निशिंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नमी को सुखाएं। चित्र में दिखाए गए अनुसार नियम का नाम क्या है? तो यह आपका फ्लेम के बाएं हाथ का नियम। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्लेम के बाएं हाथ का नियम। जो डीसी मोटर की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है कहलाता है। तो डीसी मोटर की गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फील्ड फ्लक्स। सर्किट में दर्शाई गई गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? सर्किट में दर्शाई गई गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A2, यानी आर्मेचर नियंत्रण विधि। मोटर के बाइंडिंग लीड को इंसुलेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 32 का आंसर A2 हो जाएगा, यानी फाइबर स्लीप। बाइंडिंग में प्रयुक्त इंसुलेटिंग सामग्री के इंसुलिन गुण को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर A4 हो जाएगा, यानी कि वार्निश। चित्र में दिखाए अनुसार परीक्षण का नाम क्या है? चित्र में दिखाए अनुसार परीक्षण का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्राउंडेड कॉइल टेस्ट। उसके बाद अब ये आई क्वेश्चन है, कितना है? 35वां। एक तरंग घायल, यानी जिसके ध्रुव कितने, यानी पोल 6 है, डीसी मशीन में कितने समांतर पथ होंगे? तो डीसी मशीन में समांतर पथ कितने होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। चित्र में दिखाए परीक्षण का नाम क्या है? तो 36 का आंसर हो जाएगा कितना? A2, यानी कि शॉर्टेड कम्यूटेटर परीक्षण। यदि कॉइल 1 का अंतिम लीड कम्यूटेटर सेगमेंट के माध्यम से एडजस्ट कॉइल 2 के शुरुआती लीड जुड़े हैं, तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग। अभी थ्रेड थ्योरी का एक क्वेश्चन और रह गया, उसके बाद देखते हैं। अब कह रहा है स्लॉट लाइनर के मुड़े हुए किनारों का नाम क्या है? स्लॉट वाइनर के मुड़े हुए किनारों का नाम क्या है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कफिंग। अब चलते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन। SP का विस्तृत रूप क्या है? तो ये अभी आपको बताया है, इसका नाम क्या है आपका? सेलिंग प्राइस, यानी कि 39 का आंसर कितना हो जाएगा? 3, यानी कि सेलिंग प्राइस। उसके बाद I किसको निरूपित करता है? तो I आपका ये किसको करता है? इंटरेस्ट को, यानी कि 40 का आंसर कितना हो जाएगा? दूसरा।
साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है? तो प्रिंसिपल क्या होता है आपका? तो प्रिंसिपल आपका पी से निर्धारित किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। साधारण ब्याज में साल को दर्शाया जाता है। तो साल यानी कि ईयर। तो ईयर किससे नापा जाता है आपका? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एन, यानी नंबर ऑफ टाइम। तो कितना आंसर है? 42। 42 का आंसर क्या है? एन से। ठीक है। किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग की जाने वाली शब्दावली क्या है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? A1 यानी कि आकलन। उसके बाद कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा 4 यानी कि सरकारी विभाग। सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? तो सुरक्षात्मक उपकरण आपका फ्यूज होता है। बिना स्विच, और ये एक बात और है, फ्यूज के लिए सबसे मतलब जिसका मान फ्यूज का कम होगा वही हमारा अच्छा फ्यूज होता है, जो कि उपकरणों को बचा लेता है। बिना स्विच पी के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह चुनें, यानी कि बिना स्विच पी के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह चुनें। तो 46 का आंसर हो जाएगा कितना? A3। तो A3 कौन सा है? ये है आपका इलेक्ट्रिकल। और अब आता है, ये तो हमारा क्या था? इलेक्ट्रिकल ड्राइंग स्टार्ट हो चुकी है अब। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में माइक्रोफोन सामान्य के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक पहचानें। तो माइक्रोफोन का प्रतीक कौन सा है? तो माइक्रोफोन का प्रतीक आपका 47 का ऑप्शन नंबर क्या है? सॉरी, माइक्रोफोन का ये है आपका A4 यानी 47 का कितना है? ये है। प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए पहचान करें, यानी AC और DC का कौन सा चिन्ह है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी AC और DC दोनों एक साथ कौन से हैं इसमें। और फिर सिंगल पोल MCB कौन सा है? तो सिंगल पोल MCB जिसमें एक ये काला काला है सिंगल पोल, डबल है वो डबल, और इसमें ये 3-4 हैं वो अलग अलग है। नोट गेट कौन सा है? तो आपको नोट गेट बताना है। तो नोट गेट कौन सा है इसमें? ये आपका नोट गेट है, यही आपका आंसर है 50 का ऑप्शन नंबर, सॉरी क्या बोल रहा है ये इसमें? नोट गेट। तो 50 का ऑप्शन नंबर क्या है? 50 का, हाँ 50 का ऑप्शन नंबर यही है। उसके बाद लिमिट में कौन सी वर्क प्लेस के भीतर कुछ इनफॉर्मल स्थितियां हैं? तो 51 का आंसर A4 हो जाएगा, यानी कि ऑफिस कैंटीन में भोजन करना। वर्क प्लेस पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का क्या लाभ है? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका A1 यानी कि लोगों को एक साथ मिलाकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। किसी को वर्कर के साथ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन दी गई जानकारी में से एक है। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उनके घर के बारे में पूछना। यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रक्रिया देने का उचित तरीका क्या है? तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका A3 यानी मैं मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। 55 का आंसर ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या है? कार्यस्थल पर शिष्टाचार एटिकेट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का आंसर 2 यानी कि उचित व्यवहार और कार्यस्थल व्यावसायिक प्रोफेशनलिज्म। निम्न में से किसे कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है? तो कार्यस्थल पर उचित व्यवहार किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखें। कार्यस्थल कौशलों में से एक है। तो इस 57 का आंसर कितना हो जाएगा? A यानी कि कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना।
किसी ऑफिशियल मीटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर उचित शिष्टाचार दर्शाता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा A4, यानी कि फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखना और डिस्कनेक्शन में सक्रिय रूप से भाग लेना, डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग लेना। अब देखते हैं 59वां क्या कह रहा है। यदि सहकर्मी कोवर्कर्स किसी अन्य सहकर्मी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि फील करना चाहिए कि गॉसिप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है। 60वां क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्कर्स को दर्शाता है? अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना। टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो 61 का आंसर हो जाएगा A1, यानी उचित कम्युनिकेशन। टीम के अन्य साथियों के किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा टीम प्लेयर है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। सर इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है। हाँ, 61 वाले में 61 वाला आपका आंसर है। 61 वाला A है और 62 वाला V। हाँ, उचित कम्युनिकेशन ये तो आपका हो गया। और 62 वाले में क्या है आपका? 62 वाले में A1, 62 वाले में A1, यानी कि जब दूसरे लोग आपकी बातें नहीं सुनते तो गुस्सा आना। निम्नलिखित से टीम के अन्य साथियों के साथ किसी प्लेयर पर कार्य करते हैं इनमें से अच्छा टीम प्लेयर बनता है, में से एक अच्छा टीम प्लेयर बनता है तो क्या होगा? 62 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। सॉरी, ये आपका गलत है। दूसरा, टीम को तेज़ी से काम करने के लिए मदद करने के लिए आइडिया शेयर करना, जबकि पहला आपका गलत है। तीसरा क्या कह रहा है। आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है, आपको सफलता जश्न मनाना चाहिए। यह कहना चाहिए तुमने सब किया है। किसी भी एरर को सामुदायिक ठहराना, सेलिब्रेट करें और अगला काम स्टार्ट कर देना चाहिए। मदद करने के लिए समूह को धन्यवाद करना चाहिए। तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4, यानी कि मदद करने के लिए समूह में सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। 64 में क्या कह रहा है। यदि टीम का कोई साथी अपना निर्धारित कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो 64 का आंसर A2 है, यानी कि उनके टास्क को पूरा करने के लिए उन्हें हेल्प और सपोर्ट करना चाहिए। प्रौद्योगिकी 65 में क्या कह रहा है। प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव से प्रभावित है। तो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से क्या क्या आपका प्रभावित हुआ है? तो 65 का आंसर हो जाएगा A1, यानी कि कार्य का भविष्य, नेचर ऑफ भविष्य, कार्य का भविष्य। आप किन तरीकों से अपनी टेक्नोलॉजी स्किल में सुधार कर सकते हैं? तो 56 का आंसर हो जाएगा A4, यानी कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन डिजिटल उपकरण से। कार्य का गिग अर्थव्यवस्था क्या है? तो गिग अर्थव्यवस्था क्या है आपका? तो 67 का आंसर हो जाएगा A1, यानी कि कार्य का एक सिस्टम जहां लोग पार्ट टाइम रूप में काम करते हैं। गिग श्रमिका के लिए नौकरी खोजने का एक शानदार तरीका है। तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोजना। यानी गिग क्या होता है? ये होता है पार्ट टाइम जॉब के लिए आपको ऑनलाइन खोजते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार विचार है? तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका A4, यानी कि सभी विकल्प, यानी कि फिलीपींस टेलरिंग सर्विस, बुटीक ऑनर, होम कैटरिंग सर्विस, सभी विकल्प, ऑल ऑफ दिस। काम के स्थानांतरण का अर्थ क्या है? तो 70 का आंसर हो जाएगा A2, यानी कि नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना। प्रवास करने से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो 71 का आंसर हो जाएगा A3, यानी जीवन यापन की लागत। स्किल इंडिया डिजिटल है, तो 72 का आंसर हो जाएगा A2, यानी कि सीखने और करियर संसाधन के लिए एक मंच। उसके बाद देखते हैं 73, एक डिजिटल CV बनाना और उसे QR कोड के साथ साझा करना क्या है? तो 73 का आंसर A, यानी आपकी डिजिटल पहचान। जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज़ और प्लास्टिक को अलग करना क्या कहलाता है? तो ये आपका ग्रीन माइंड
यानी कि 74 का आंसर 2। इसके बाद 75 का आंसर क्या कहता है, ग्रीन माइंड सेट के लिए अभ्यास है। तो इसका आंसर हो जाएगा A4, कचरे को अलग और उनका पुनर्चक्रण करें। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा दोनों सेट कंप्लीट हो जाते हैं। आप इसको देखकर अपने पेपर में आराम से जाइए। इन्हीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।